जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि एक लंबे समयांतराल के बाद हम लोगों की मुलाकात हो पा रही है। लेकिन दोस्तों जो न मिलने का वजह था, कारण था, वो कारण वास्तव में बहुत ही निहायत बड़ा कारण था, इसीलिए मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था। जो सबसे बड़ी वजह थी इसकी न मिलने की वो ये था दोस्तों कि जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। और काफ़ी टाइम से मैं अपने स्टूडियो के लिए एक बढ़िया सा जगह जो है वो ढूंढ रहा था और काफी मशक्कत के बाद हम लोगों को फाइनली एक ऐसी जगह मिल गई जहां पे हम लोग अपने वीडियो को आराम से शूट कर सकते हैं। तो अब मेरी पूरी कोशिश होगी और होगा ही ऐसा कि हम लोग निरंतर मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर मुझे मौका मिलता रहेगा मैं 2-2, 3-3 वीडियो भी अपलोड करता रहूंगा। बस आप लोग इत्मीनान से पढ़िए। और अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को जल्दी खत्म करेंगे दोस्तों, तो ठीक है, आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, ठीक है। तो आज का हम लोगों का जो चैप्टर है वह है भारत के महत्वपूर्ण राज्य। यानी हम लोग दोस्तों आज भारत के जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सर आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई कि इम्पोर्टेंट तो सारे ही राज्य हैं। सच में दोस्तों इम्पोर्टेंट सारे ही राज्य हैं। यानी इंडिया में जो 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये बात सही है। लेकिन कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिस स्टेट में आप रहते हैं और अगर उस स्टेट की एग्जाम दे रहे हैं आप, तो नो डाउट कि वो स्टेट तो इम्पोर्टेंट होगा ही, उसके बारे में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो स्टेट तो इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां से आपको उस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि जनरली जो स्टेट है उनके बारे में किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक सामान्य परिचय देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इंडिया में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो जानना है वो ये जरूर याद कर लीजिएगा, जो 3 और 4 जो सबसे बड़े स्टेट हैं इंडिया में, ठीक है। 4 सबसे बड़े राज्यों के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है वह है राजस्थान, ये आप याद कर लीजिए, राजस्थान, ठीक है। आप चाहे राजस्थान के हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, बस आप याद कर लीजिएगा। और इनका सीक्वेंस बहुत सारे एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग नोट्स बनाइए और आप लोगों को अब रेगुलर क्लास भी मिलेगा और एक से ज्यादा भी मिलेगा। बस कारण वही था कि वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब रेगुलर शूट होगा। तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे यूपी है। इन चारों को आप याद कर लेंगे, है ना, बिना किसी डाउट के इन चारों का सीक्वेंस बिल्कुल याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। इस तरीके से आपको ये याद ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप 2 स्टेट और याद रखेंगे, जो 2 सबसे छोटे स्टेट हैं। तो सबसे छोटे स्टेट मतलब आकार में 28वां जो सब राज्य है हमारा, यानी कि सबसे छोटा राज्य। तो आपको पता होगा सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है, सबसे छोटा राज्य गोवा। इसके बाद देखिए दोस्तों जो 27वां राज्य है, यानी आकार में गोवा के बाद सबसे छोटा, यानी दूसरा सबसे छोटा कौन सा राज्य है, सिक्किम। तो ये 2 राज्य सबसे छोटे हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा कौन है, गोवा है, सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। और दूसरा सबसे छोटा कौन है, सिक्किम है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राज्यों से, ये सबसे पहले तो ये देखें, भारत के वे राज्य जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। यानी आपको वे स्टेट पूछ सकता है आपसे। मैपिंग अभी फिलहाल हम लोग मैपिंग ही कर रहे हैं, आप लोग इंडिया का मैप देखते हुए ये पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इंडिया का मैप आपके स्टडी टेबल पे होना चाहिए और उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है। और इसके साथ साथ लेक्चर भी सुनते हुए चलिए। तो भारत के वे राज्य देखिए जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं, यानी इंडिया के वे कितने स्टेट हैं। जो आपसे पूछा है क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट 3 देशों से सीमा साझा करता है।
या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सिक्किम। आप सिक्किम को मैप में देखिए, सिक्किम को अगर आप मैप में देखेंगे दोस्तों, सिक्किम को मैप में देखेंगे तो सिक्किम कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा नॉर्थ ईस्ट में। इधर जो होगा उसके नेपाल होगा, नेपाल, इधर जो होगा वो भूटान होगा, भूटान, और ऊपर की ओर जो होगा वो चाइना होगा, ठीक है। तो सिक्किम हो गया। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे नंबर पे जो है, तीसरे नंबर पे सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। और इसके बाद फिर एक यूटी भी है, चौथे नंबर पे एक यूटी याद रख लीजिएगा आप लोग, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख भी है दोस्तों। ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है। हम लोग मैपिंग से देखेंगे, अभी मैप में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो भारत के 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, देखिए 3 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। सिक्किम हो गया, ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अभी बताएंगे हम 3 देश कौन कौन से हैं। तो सिक्किम जो है वो 3 देश कौन कौन से हैं, नेपाल है, नेपाल, नेपाल लिख लेंगे, नेपाल, और नेपाल के बाद फिर भूटान, भूटान, और भूटान के बाद चाइना, ठीक है। अभी मैप में हम लोग देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश हैं। अरुणाचल प्रदेश आप मैप में देखिए, भूटान है, भूटान है, फिर म्यांमार है, म्यांमार, और फिर चाइना, चीन, हिंदी में मैं लिख देता हूं, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ, बांग्लादेश, बांग्लादेश, और दूसरा है नेपाल, और तीसरा है भूटान। और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में हमेशा यही कंफ्यूज करता है, हमें लगता है कि बंगाल केवल 2 या 1 देश के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश तो याद होता है, लेकिन नेपाल और भूटान आप मैप में देखिए तो आपको दिखाई देगा। और लद्दाख, लद्दाख 3 देशों के साथ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। मैप में आप देख लीजिए एक बार, मैप देखेंगे, देखिए दोस्तों जितना ज्यादा मैप देखेंगे उतना बढ़िया याद होगा। अब ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये केवल IAS PCS वालों के लिए ही है, वनडे एग्जाम्स के लिए भी है और स्टेट PCS के लोगों के लिए भी यह काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपने क्लास को इत्मीनान से देखा है और उतना वर्क किया है, आपने नोट्स बनाया है, तो नो डाउट कि आप नेक्स्ट लेवल का ज्योग्राफी पढ़ेंगे और क्लास से बाहर आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए इंडिया का मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। सबसे बड़ा यहाँ पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे यहाँ पे MP है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर चौथे नंबर पे जो है वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे छोटा जो है वो गोवा है, और गोवा के बाद सबसे छोटा जो है सिक्किम है यहाँ पे। अब देखिए वे राज्य जो है हम लोग देख रहे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे देखिए ये सिक्किम है, सिक्किम। तो सिक्किम के इधर देखिए नेपाल है, और इधर देखिए इसके इधर ये वाला भूटान है, ये भूटान है, और इसके ऊपर की ओर इधर यानी कि नेपाल, ये नेपाल है, और इधर ये भूटान है, और ऊपर जो है वो चाइना है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, इधर चाइना है, इधर भूटान है, देखिए यहाँ पे भूटान है, ऊपर की ओर चाइना है, और इधर म्यांमार है। तो ऐसे ही, और ऐसे ही पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए सिक्किम, सिक्किम के बारे में देखिए। सिक्किम राज्य 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सिक्किम की सीमा, सिक्किम की जो सीमा है वह किस देश के साथ नहीं लगती है, या सिक्किम की सीमा किस देश के साथ लगती है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये आप रट के नहीं कर पाएंगे, ये आप मैप देखेंगे दोस्तों, बहुत हार्ड नहीं है। आपको स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक केवल मेहनत करना होता है, फिर आप बहुत इजीली, आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो या किसी एग्जाम की, मैप तो आपको याद होना ही चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है मैप याद होने की, ठीक है। तो मैप आपको ऐसे ही याद होगा। जो सिक्किम है वो देखिए 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चाइना, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम जो है वह आपको पता है 1975 में यह भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। वैसे मैं बताऊं आपको कि सिक्किम जो है, ये मैंने आपको नहीं बताया, ध्यान से समझिएगा। जो सिक्किम है दोस्तों, जो सिक्किम है
वह यहाँ पे है सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्ट है हमारा, तो ये सिक्किम है, यहाँ पे ये सिक्किम है। तो सिक्किम जो है पहले इंडिया का एक पड़ोसी देश हुआ करता था, जैसे यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान। भूटान तो जैसे आज भी ये नेपाल और भूटान हमारे पड़ोसी देश हैं, ऐसे ही सिक्किम भी कभी पड़ोसी देश हुआ करता था। लेकिन यह 1975, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईयर इंपॉर्टेंट है, 1975, 1975 ध्यान रखेंगे। 1975 में ये मिलाया गया, और जब ये इंडिया में मिला था उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी तो वो इंदिरा गांधी थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 1975 में आपको पता है इमरजेंसी वाली एक बड़ी घटना है। इसके अलावा ये देखिए, दो स्टेट के बारे में तो आप जरूर ध्यान रखेंगे, उनका नंबर पूछा जाता है दोस्तों, कि वह जब स्टेट बने थे तो वो किस नंबर पे बने थे। तो ध्यान रखना है कि जो सिक्किम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो सिक्किम है इसका भी नंबर बार बार पूछा जाता है। अब रेलवे का सॉल्व पेपर उठा करके देखिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार दिखाई देगा कि जो सिक्किम है वो किस नंबर का राज्य बना था। तो ये 22वां राज्य बना था सिक्किम। और इसके साथ साथ दोस्तों एक गोवा का भी बार बार पूछा जाता है, जो गोवा है, गोवा का भी पूछा जाता है। वैसे गोवा सबसे छोटा है, 28वां राज्य है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि गोवा भारत का किस नंबर का राज्य था। तो गोवा जो राज्य था दोस्तों, गोवा जो राज्य था वो 25वां राज्य था इंडिया का, ठीक है। इंडिया का 25वां राज्य था, 25 नंबर का। अरे भाई यहाँ पे लिखो गोवा जो है, अरे ये यहाँ पे लिपा बुद्धि हो गया, 1 मिनट रुकिए। गोवा, गोवा के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। गोवा जो है वह इंडिया का 25वां राज्य था, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। सिक्किम 22वां और ये 25वां। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गोवा तो इंडिया में बहुत पहले ही मिल गया था, है ना। गोवा भी वैसे ही जैसे सिक्किम है हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, ऐसे ही गोवा भी पड़ोसी देश नहीं था, क्योंकि इस पर पुर्तगाल का नियंत्रण था। लेकिन आजादी के तुरंत बाद ये इंडिया में नहीं मिला हुआ था, बल्कि यह इंडिया में, गोवा जो है इंडिया में कब मिला था, 1961 में। ये हम सभी जानते हैं, गोवा इंडिया में मर्ज कब हुआ था, 1961 में। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। लेकिन जब गोवा इंडिया में मिला था तो उस टाइम उसे यूटी बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, और ये 1987 में पूर्णतः राज्य बना था, ठीक है, 1987 में। और देखिए जो सिक्किम है ये 1975 में मिलाया गया था, ठीक है, और 1976 में ये स्टेट राज्य बन गया था। जो सिक्किम है वो राज्य का दर्जा उसे 1976 में दिया गया था। और ऐसे ही इसके लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया गया था, और गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। गोवा के लिए 56वां संविधान संशोधन किया गया था। तो आपके लिए ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि जो सिक्किम है यह 22वां राज्य बना था, और जो गोवा है ये 25वां राज्य बना था। और गोवा को पूर्णतः राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1987 में, भले ही गोवा 1961 में मिला था। इन दोनों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद सिक्किम जो है भारत का एक पड़ोसी देश हुआ करता था। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 देश हैं, इधर इसके लेफ्ट साइड में भूटान है, इसके राइट साइड में म्यांमार है, और इसके नॉर्थ साइड में यानी उत्तर की ओर जो है वो चीन है। तो भूटान, चीन, और इधर राइट साइड पे म्यांमार। ये आप मैप देखेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। भूटान, म्यांमार और चाइना 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है ना। इसके चीन के साथ सीमा के को जो है मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन कहा जाता है। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था। जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं पहले ये बता चुका हूं। आप बताएंगे, और किस समझौते के तहत हुआ था ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु। यानी किविथु एक क्षेत्र है जो भारत का सबसे पूर्व वाला क्षेत्र है, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और अगर आपसे पूछे सबसे पूर्वी स्टेट कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, किविथु। किविथु अरुणाचल प्रदेश का ही एक गांव है, एक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। और भारत में और सबसे पूर्वी है, तो ये हम लोग समझ चुके हैं पहले से ही कि सबसे पूर्वी है। तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, तो भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होगा और जो सबसे पहले सूर्यास्त होगा दोस्तों,
यहाँ पे जो सबसे सूर्योदय और सूर्यास्त होगा सबसे पहले वो कहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा एक फैक्ट जनगणना से है, ये अभी आप याद कर लें तो बढ़िया है, जनसंख्या घनत्व को लेकर के, कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यानी कि 28 के 28 राज्य हैं, उनमें 28 राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। सर ये जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो दोस्तों देखिए जो जनसंख्या घनत्व होता है किसी भी स्टेट में जो दूर दूर लोग निवास करते हैं, कितनी दूर निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब उनकी घनी आबादी कितनी है ना, उनकी बसावट कितनी है, कितनी दूरी पर है, तो इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो यानी अरुणाचल प्रदेश में लोग बहुत दूर दूर बसे हुए हैं, बहुत दूर दूर। जनसंख्या सबसे कम नहीं है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, मतलब यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर निवास करते हैं। ठीक है, ये हम लोग जनगणना में समझेंगे। फिलहाल आप याद कर लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब सवाल उठता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, बिहार का है। बाकी हम जनगणना में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारा सिक्किम है, यहाँ पे देखिए ये सिक्किम है, इसके इधर सिक्किम के इधर जो है नेपाल था, इधर जो है भूटान है और ऊपर चाइना है, और यहाँ पर ये हमारा जो रेड कलर में है ये अरुणाचल प्रदेश है, रेड कलर में अरुणाचल प्रदेश है। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है। इसके इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है भूटान है, भूटान है ये। और इसके इधर देखिए यहाँ से ये जो है ये म्यांमार है, इधर आप देखेंगे तो म्यांमार है। और नॉर्थ की साइड दोस्तों ये चाइना है, ठीक है, चीन है। और इसी वाले बॉर्डर को, यही इसी वाले बॉर्डर को क्या कहा जाता है, इसी वाले बॉर्डर को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल को देखिए। पश्चिम बंगाल दोस्तों सबसे लंबा बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है, ये ध्यान रखेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं। सभी स्टेट में, जितने भी हमारे पास स्टेट हैं, उनमें सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर अगर कोई स्टेट बनाता है तो कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप पश्चिम बंगाल का मैप देखेंगे तो ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के किनारे किनारे आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल दिखाई देगा। लगभग आधी ओर से बांग्लादेश के आधे ओर से पश्चिम बंगाल ही उसे घेरे हुए है, तो पश्चिम बंगाल हो गया। और इधर देखेंगे तो थोड़ा सा नेपाल की ओर, और इधर देखेंगे ऊपर की ओर तो थोड़ा सा भूटान। अब मैप में देखिए तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम बंगाल के बारे में ही। ठीक है, बॉर्डर को लेकर के, तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। 3 देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, और सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर भी कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल बनाता है। और बांग्लादेश का बॉर्डर भी इंडिया के साथ सबसे लंबा है, पूरे इंडिया के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो सबसे लंबा है। आपको पता है 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो सबसे लंबा बॉर्डर है। ठीक है, पश्चिम बंगाल भारत में सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाने वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल वर्तमान राजधानी जो है वो कोलकाता में है, और कोलकाता में ये शिफ्ट कब हुआ था, 1911 में। कुछ बेसिक फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आपको। और एक यूटी है दोस्तों, तो 3 राज्य हो गए और एक यूटी। यूटी कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख जो है ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। ये आप याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, लद्दाख ये बहुत इंपॉर्टेंट, डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट, ये डेट भी आपको याद होना चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2019 को ही लद्दाख बना हुआ है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन को जो जम्मू कश्मीर है इससे तोड़ करके, जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों आपको पता है कि पहले इसे स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था अनुच्छेद 370 के तहत, फिर फाइनली इसके स्पेशल राज्य का दर्जा हटा दिया गया है। और ये पहले एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, तो ये तोड़ के 2 राज्य बना दिए गए। वैसे दोनों यूटी हैं, राज्य क्या बना दिए गए, 2 यूटी बना दिए गए। एक जम्मू कश्मीर के नाम से ही है और दूसरा जो है लद्दाख के नाम से है। तो ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लद्दाख सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बनने वाला सबसे नया है, मतलब जनरेट होने वाला सबसे नया यूटी है। ठीक है, लद्दाख। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही ये बनाने के पीछे का एक महत्व भी है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं इस दिन,
और राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरदार पटेल जी का जन्म जयंती मनाया जाता है। ठीक है, सरदार पटेल जी का जन्म जयंती मनाया जाता है। उनका जो जन्म था सरदार पटेल जी का, वह 31 अक्टूबर, ये डेट अगर आप याद रखें तो ठीक है, 1875 को हुआ था। ठीक है, जो सरदार पटेल जी हैं, सरदार पटेल जी, उनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। और चूंकि उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने सभी राज्यों के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का हुआ करता था। उसने, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, तो उन्हीं के उपनाम पर सरदार पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंडिया का एकीकरण किया था। ठीक है, कैसे किया था, क्या किया था, वो कभी और हम समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसी दिन को 2019 में क्या हुआ था, 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर है उसको तोड़ करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूटी बनाए गए थे। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर से अलग होकर के ये एक यूटी बना था लद्दाख, और लद्दाख जो है वह सबसे बड़ा यूटी है, ये भी याद रखेंगे। लद्दाख जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूटी है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो यह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख को उच्च दर्रों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च दर्रों की भूमि भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इंडिया का जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है, यानी जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उसे क्या कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। और वो कहां पर है, तो वो लद्दाख में है। आपको बताना ये है कमेंट बॉक्स में कि वहां से, मतलब जो इंडिया का सबसे उत्तरी बिंदु है, वहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक है इसी में पढ़ेंगे कि वह स्टेट हम देखेंगे जो दो देशों के साथ सीमा साझा करती है। यानी इंडिया के वे स्टेट जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? एक तो उत्तराखंड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट था जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो एक तो उत्तराखंड है दोस्तों, जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। 2 देश कौन कौन से हैं आपको पता है? एक चीन है, चीन, और दूसरा जो है वह नेपाल है, नेपाल। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा है वह है मिजोरम। मिजोरम, तो मिजोरम भी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब मैप में देखिए, एक है म्यांमार, पूर्व की ओर म्यांमार है, और उसी के दक्षिण पश्चिम की ओर जो है वो बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और स्टेट ध्यान रखेंगे आप लोग, असम। असम, असम भी 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। असम 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, असम बिल्कुल बीच में दिखाई देगा, और असम ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है। असम एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे अपने जितने स्टेट हैं, है ना, वैसे नॉर्थ ईस्ट में कुल 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 स्टेट हैं। ठीक है, उनमें आप देखेंगे तो सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है ये जो असम है। ठीक है, तो असम, इन असम का जो 2 देशों के साथ बॉर्डर लगता है, ऊपर की ओर आप देखेंगे तो भूटान है, और दक्षिण की ओर देखेंगे तो बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये हो गए 3 स्टेट हमारे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी मैप में देखिए, तो यहाँ पे है मिजोरम। इसमें देखिए उत्तराखंड को पहले देख लेते हैं। ये है उत्तराखंड, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये उत्तराखंड है। ऊपर की ओर देखिए चाइना, और इधर देखिए नेपाल, और यहाँ पर देखिए ये मिजोरम है, यहाँ पर ये मिजोरम है। तो इधर बांग्लादेश और इधर म्यांमार है। यहाँ पे देखिए मिजोरम है, तो मिजोरम के इधर बांग्लादेश है, और इधर जो है वो म्यांमार है। ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड 2 देशों चीन और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक फैक्ट जो ध्यान रखना है, जो छूट गया है, वो ये, यहाँ पे आप लिख लेंगे कि उत्तराखंड और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा काली नदी बनाती है। मैं पहले बताया हूँ, लेकिन अभी आप इसको नोट कर लेंगे, काली नदी बनाती है। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम भी 2 देश है, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है,
इसके अलावा असम है, असम भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और असम के बारे में एक फैक्ट ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे, कुछ इस तरीके से मैप अगर आप देखेंगे तो असम आपको बीच में दिखाई देगा, असम आपको बीच में दिखाई देगा। और असम सभी जितने भी स्टेट हैं यहाँ पे सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं सबके साथ बॉर्डर शेयर करता है असम, ठीक है। फिर अन्य राज्यों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों, तो इधर बांग्लादेश है, ये पूरा बांग्लादेश है, बांग्लादेश। तो ये जो त्रिपुरा है ना दोस्तों, त्रिपुरा के बॉर्डर को और बांग्लादेश के बॉर्डर को, यानी बीच का जो ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर को शून्य लाइन कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। यदि आपसे पूछे भारत का वह राज्य जो सभी राज्यों में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है हमारे अपने स्टेट के साथ, तो वो उत्तर प्रदेश है, जो हमारे ही स्टेटों में सबसे ज्यादा स्टेट के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य के साथ ये सीमा साझा करता है। मैप में देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, चाहे आप यूपी के हों या ना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और एक यूटी है, दिल्ली है, ठीक है, एक यूटी दिल्ली है। इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल। और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर आप चाहें तो लिख लीजिए 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 8 राज्य में बता रहा हूं आपको। हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, और राजस्थान के बाद फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 4 तो ये हैं, और फिर 4 और मैं बताता हूँ। इधर आ जाएंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तराखंड, ये 8 ऐसे स्टेट हैं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, बस इतना ध्यान रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है ये 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। और एक यूटी दिल्ली है, और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नेपाल है, ठीक है। अब देखिए भारत के सुदूरवर्ती राज्य हम लोग देख लेते हैं। सुदूरवर्ती मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये हम लोग पहले से पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे उत्तरी राज्य, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश बताएंगे, न कि लद्दाख बताएंगे, क्योंकि लद्दाख यूटी है। अगर आपको स्टेट के बारे में पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, आप मैप में देखिए, हिमाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ में मिलेगा आपको, और उसके ऊपर में फिर जम्मू कश्मीर मिलेगा और लद्दाख मिलेगा, लेकिन ये दोनों के दोनों यूटी हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तरी राज्य है। और सबसे उत्तरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो वो लद्दाख है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। लेकिन सबसे दक्षिणी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश सभी में अगर पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। ये सब हम लोग पहले से पढ़े हैं। आप देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन सा द्वीप है, तो सबसे नीचे जो है वो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, ये हम लोगों ने अभी देखा था, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्थलबद्ध और भू आवेष्टित राज्य भी होते हैं। स्थलबद्ध और भू आवेष्टित राज्य होते हैं। स्थलबद्ध किसे कहते हैं, तो स्थलबद्ध उन राज्यों को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्थलबद्ध उन राज्य या देश को कहते हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते। जो क्या नहीं बनाते, समुद्री सीमा नहीं बनाते। तो स्थलबद्ध वे राज्य हैं, उन राज्य या देशों को कहते हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते। तो हमारे यहाँ दोस्तों कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थलबद्ध हैं, तो क्या आप गिनेंगे? नहीं, एग्जाम में आपको गिनना नहीं है,
आप बताइए समुद्री राज्य ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप बताएंगे 9, अगर नहीं पता है तो आगे मैं बताने वाला हूं। हमारे पास 9 ऐसे स्टेट हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री तटरेखा है इनके पास, 9 राज्य हैं। कौन है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो 9 राज्य हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 28 राज्य हैं। टोटल राज्य कितने हैं? 28। और इन 28 राज्यों में अगर 9 राज्य हमने हटा दिया तो जाहिर सी बात है 19 राज्य ऐसे होंगे जो स्थलबद्ध होंगे, यानी जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। तो स्थलबद्ध किसे कहते हैं? वे राज्य जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं। और ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? 19, ठीक है। जो समुद्री सीमा बनाते हैं वो तो तटीय राज्य हो गए, और जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं वो स्थलबद्ध हो गए। तो ये 19 है, अगर याद रखें तो ठीक है, नहीं तो बस 9 राज्य हैं जो समुद्री बॉर्डर बनाते हैं, ये याद रखेंगे तो वो संख्या अपने आप पता हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे भू आवेष्टित पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कि कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए कभी कभी ये क्वेश्चन दिखाई दे जाता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाते होंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भू आवेष्टित, पहले ये देख लेते हैं स्थलबद्ध। स्थलबद्ध उन देशों को कहते हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते। ऐसे कुल 19 स्थलबद्ध राज्य हैं, ठीक है ना। और भू अवस्थित लिखा हुआ है, भू आवेष्टित। अब भू आवेष्टित राज्य किसे कहते हैं? भू आवेष्टित राज्य उन राज्यों को कहते हैं जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हों और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हों। यानी ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा बनाते हों और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हों, ठीक है। भू आवेष्टित, हाँ ठीक है, तो ये देश नहीं होगा, ठीक है। ये देश नहीं होगा, राज्यों के संदर्भ में ही ये प्रयुक्त होता है। भू आवेष्टित, अवस्थित लिखा हुआ है, आवेष्टित कर लीजिएगा यहाँ ऊपर। भू आवेष्टित किसे कहते हैं? भू आवेष्टित उन राज्यों को कहते हैं जो न तो समुद्री सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और हमारे पास कुल कितने भू आवेष्टित राज्य हैं? 5। तो 5 ध्यान रखेंगे आप, 5 हमारे पास भू आवेष्टित हैं। अब देखिए हरियाणा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही समुद्री सीमा बनाता है। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि मैप पे आप वर्क करिए, रट करके आप नहीं जा पाएंगे, आप क्वेश्चन डील नहीं कर पाएंगे। ये केवल एक बार आप अच्छे से एक बार बस मेहनत कर लेंगे तो दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, और एक बार बैठ गई तो फिर आप मुक्त हो जाएंगे आजीवन, ठीक है। हरियाणा को देखिए, हरियाणा ऐसा राज्य है जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री सीमा। फिर बीच में देखिए मध्य प्रदेश है, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री सीमा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश से ही टूट करके अलग हुआ है। ऐसे ही झारखंड है, बिहार से टूट करके अलग हुआ है, तो झारखंड भी है, न तो देखिए दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही समुद्री सीमा। और ऐसे ही तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश से टूट करके बना है। तो ये सभी राज्य हैं जो टूट करके बने हैं या टूटे हैं, ठीक है ना, ये बीच में पड़ते हैं। तो याद कर लेंगे मध्य प्रदेश बीच में ही है, तो ये तो याद ही रह जाएगा कि ये बीच में है, मध्य में है। तो ये न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता होगा न तो समुद्री सीमा, और इसी से टूट के छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो ये दोनों तो याद ही हो जाएंगे। अब 3 और याद कर लीजिएगा, तो याद कर लेंगे आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है तो आपको ये याद होने चाहिए। और दोस्तों देखिए 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो भू आवेष्टित हैं। कौन कौन से होंगे? दिल्ली और चंडीगढ़ हैं, ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़। अच्छा, यूटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं आपको, बड़ा ही यूनिक है। हमारे पास कुल 8 यूटी है, कुल 8 यूटी है ना। 8 यूटी में देखिए बड़ा यूनिक बात है, बड़ा यूनिक बात यह है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं। कौन कौन से 2 यूटी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं? एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, और दूसरा हो गया लद्दाख। यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, 2 का जोड़ा है, 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं। एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा लद्दाख है, ठीक है। ये 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं। फिर 2 ऐसे यूटी हैं दोस्तों जो भू आवेष्टित हैं। एक दिल्ली हो गया, यानी कि न तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हो न तो समुद्री बॉर्डर, दिल्ली है और चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। अब देखिए 4 हैं जो समुद्री बॉर्डर बनाते हैं। इन चारों में भी 2 ऐसे हैं जो अरब सागर की ओर हैं, अरब सागर से बॉर्डर बनाते हैं, अरब सागर से। और 2 ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर बनाते हैं, बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है।
अरब सागर से जो बॉर्डर बनाते हैं वह एक तो है दमन और दीव और दादर नागर हवेली, दमन दीव और दादर नागर हवेली, तो ये एक हो गया दमन दीव और दादर नागर हवेली, और दूसरा हो गया लक्षद्वीप। और ऐसे ही बंगाल की खाड़ी से दो, तो एक पांडिचेरी हो गया, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। एक पांडिचेरी, एक अंडमान निकोबार। यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो पांडिचेरी है उसका माहे जो है वो अरब सागर की ओर है, तो ये अपवाद है, मैं बताऊंगा आपको। सॉरी दोस्तों। समुद्री तट, अब हम लोग देखते हैं समुद्री तट बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं दोस्तों जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, यहां से लेकर के इस मैप में देखिए, यहां से शुरू होता है ये, और इंडिया के तटरेखा की लंबाई कितनी है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस तट की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, ये आपको जरूर बताना है कमेंट करके। अब यहाँ पे देखिए आपको कुल 9 स्टेट मिलेंगे। तो यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल, तो 5 इधर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा यहाँ छोटू सा है, यहाँ पे है गोवा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो ये 5 जो है वो अरब सागर की ओर है। और इधर से 4 देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 4 जो है वो बंगाल की खाड़ी से बॉर्डर बनाते हैं। तो कुल 9 ऐसे स्टेट है हमारे जो समुद्री बॉर्डर बनाते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि गुजरात जो है वो सबसे लंबा समुद्री बॉर्डर बनाता है, समुद्री तट बनाता है, ठीक है। भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री तट रेखा बनाते हैं। अरब सागर से 5 हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। बंगाल की खाड़ी से 4 हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो गुजरात है ये सबसे लंबा समुद्री तट बनाता है, सबसे लंबा समुद्री तट। लेकिन राज्यों में अगर यूटी की बात होगी, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबकी बात होगी, तब ये अंडमान निकोबार सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाता है। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। बात होगी केवल राज्यों की, तो सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का सबसे लंबा समुद्री बॉर्डर गुजरात बनाता है। गुजरात का समुद्री तट सबसे लंबा होगा, केवल राज्यों की बात होगी तब। लेकिन अगर बात राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी में होगी तो अंडमान निकोबार का तट रेखा गुजरात से बड़ा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का तट रेखा सबसे बड़ा है, ठीक है। अरब सागर से 2 यूटी बनाते हैं, दमन दीव और दादर नागर हवेली। एक तो ये पहले 2 हुआ करते थे, अब एक ही हो गया, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। तो ये 2 हो गए अरब सागर की ओर, और 2 ही हैं पांडिचेरी की ओर, एक पांडिचेरी और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी में कुल 4 स्टेट हैं, 4 जिले हैं, ठीक है। माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यनम। तो जो माहे है दोस्तों ये केरल में है, और ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करिए आप लोग। तो जो माहे है यह अरब सागर की ओर है, लेकिन बाकी के चाहे पांडिचेरी, चाहे कराईकल, चाहे यनम हो, तो ये सब बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसीलिए पांडिचेरी मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की ओर का माना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, बाकी उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। और दोस्तों आपको मैं बताऊं कि आपको ऐसे ही यूनिक जो है वो कंटेंट, और यूनिक मतलब ये नहीं है कि एग्जाम से परे जा करके हम रिसर्च करें, बस इतना कि हमारे एग्जाम में वो कंटेंट काम का हो और हमसे सारे क्वेश्चन बन पाए। और दोस्तों साथ साथ आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करिए, और मैं बहुत जल्दी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्योग्राफी का ही करवाने वाला हूँ। और दोस्तों अब आप लोग रेगुलर रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।